हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लॉजिक मोड। और आज हम देखने वाले हैं लीड कोड प्रॉब्लम ऑफ द डे। फाइंड द लार्जेस्ट ऑलमोस्ट मिसिंग इंटीजर एंड द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द प्रॉब्लम इज इजी। नाउ लेट्स वी सी व्हाट इज द प्रॉब्लम। You are given an integer array nums and an integer k. An integer x is almost missing from nums if x appears in exactly one subarray of size k within nums. Return the largest almost missing integer from nums. If no such integer exists, return -1. A subarray is a contiguous sequence of elements within an array. अगर हम देखें क्वेश्चन के अंदर क्या बोला है, हमें एक नम्स अरे दे रखा है, साथ में एक इंटीजर के दे रखा है जो कि साइज ऑफ द सब अरे है। और हमें क्या निकालना है, हमें एक एक्स मिसिंग एलिमेंट निकालना है। अब कोई इंटीजर एक्स मिसिंग कब होगा नम्स के अंदर, मान लो कोई एक्स है जो कि क्या है, सिर्फ एक बार यूज हो रहा है किसी सब अरे में। ठीक है, मतलब हमने क्या किया, के साइज के डिफरेंट डिफरेंट सब अरेज बनाए। उसमें जो एक्स एलिमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही सब अरे के अंदर आ रहा है, डबल किसी और सब अरेज के अंदर यूज नहीं हो रहा है, तो हम बोलेंगे वो मिसिंग है। तो हमें क्या करना है, या फिर यूँ बोल सकते हैं कि एग्जैक्टली वन सब अरे साइज, मतलब जितने भी के साइज के सब अरेज बनेंगे ना, उनमें सिर्फ एक बार वो एक्स आना चाहिए। ठीक है, ऐसा ही है। तो अगर हम देखें तो हमें क्या करना है, रिटर्न करना है लार्जेस्ट ऑलमोस्ट मिसिंग इंटीजर, मतलब सबसे जो बड़ा एलिमेंट है जो कि मिसिंग है, हमें वो रिटर्न करना है। मान लो कि ऐसा कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो उस केस में हमें क्या करना है, -1 रिटर्न करना है। और सब अरेज क्या है, सब अरेज ए कंटीन्यूअस सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट विद इन एन अरे, जो कि मैंने ऑलरेडी पहले भी बहुत सारे अपन जो क्वेश्चंस करे थे उसके अंदर मैंने सब अरेज के बारे में बताया था। ठीक है, तो अगर हम ब्लैक बोर्ड के अंदर देखें, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, 3 दे रखा है। तो अगर हम 3 साइज के सब अरेज बनाएं तो 3 9 2, एक सब अरे ये हो गया, 9 2 1 ये एक सब अरे हो गया, और 2 1 7 सिर्फ यही पॉसिबल सब अरेज हो सकते हैं। लेंथ कौन सी, जो कि 3 लेंथ की। अगर यहाँ पर देखूं, जो कि 3 कितने सब अरेज में यूज हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ 1 सब अरेज में। यहाँ पर 9 को देखो, 9 कितने सब अरेज में यूज हो रहा है, 9 टोटल 2 सब अरेज के अंदर यूज हो रहा है। ये जो है ये क्या है, नंबर ऑफ सब अरेज, नंबर ऑफ सब अरेज। ओके, सेम उसी तरीके से अगर मैं 2 को देखूं तो 2 कितनी बार यूज हो रहा है, 2 जो है 2 अलग अलग सब अरेज में यूज हो रहा है, एक इसमें और एक इसमें। अगर 1 को देखें तो 1 भी 2 सब अरेज के अंदर यूज हो रहा है, 7 जो है सिर्फ और सिर्फ 1 सब अरेज के अंदर यूज हो रहा है। तो ऐसे कौन से एलिमेंट है जो कि सिर्फ एक ही सब अरे के अंदर यूज हो रहा है। मान लो एक 3 जो है सिर्फ और सिर्फ इस वाले सब अरे के अंदर यूज हो रहा है, एक 7 है जो कि इस वाले सब अरे के अंदर यूज हो रहा है, बाकी और किसी सब अरे के अंदर यूज नहीं हो रहा है। मतलब सिर्फ और सिर्फ ये दोनों एलिमेंट है, और इन दोनों में से मैक्सिमम क्या है, 7 है। तो यहाँ पर मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। उसी तरीके से अगर एग्जाम्पल सेकेंड देखें तो एग्जाम्पल सेकेंड के अंदर भी यहाँ पर जो इन्होंने बोला है कि 3 जो है सिर्फ एक 3 है जो कि सिंगल सब अरे के अंदर यूज हो रहा है ना, और दूसरे सब अरे के अंदर नहीं आ रहा है। यहाँ पर 1 जो है 2 सब अरे के अंदर आ रहा है, 2 जो है 3 सब अरे के अंदर आ रहा है, 3 जो है 1 सब अरे के अंदर आ रहा है, 7 जो है 3 सब अरे के अंदर आ रहा है, 9 जो है 2 सब अरे के अंदर। तो सिर्फ और सिर्फ 3 है जो कि एक सब अरे के अंदर आ रहा है। तो यहाँ पर क्या बोल सकते हैं हम, 3 हमारा आंसर है। अगर एग्जाम्पल थर्ड देखें तो एग्जाम्पल थर्ड के अंदर नम्स के अंदर 0 0 के इज इक्वल टू 1 आ रहा है। मतलब अगर इसको मैं ब्लैक बोर्ड पर समझाने की कोशिश करूँ तो जो भी नम्स है वो क्या है, 0,0 है, और के इनिशियली कितनी साइज है, 1 साइज है। उन्होंने क्या बोला है, 1 साइज। तो अब यहाँ पर देखेंगे एलिमेंट तो सिर्फ एक ही है, 0। तो एक सब अरे 0 ये अलग हो गया, एक सब अरे 0 अलग हो गया, बट है तो दोनों 0 ही ना, डुप्लीकेट एलिमेंट है। मतलब दो सब अरे के अंदर आ रहा है, एक सब अरे ये हो गया, एक सब अरे। तो मतलब एक कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो सिर्फ और सिर्फ एक सब अरे के अंदर आ रहा था। इस केस में मेरा क्या हो जाएगा, आंसर -1 हो जाएगा। समझ में आया किस तरीके से हमें एलिमेंट फाइंड करना है, लार्जेस्ट एलिमेंट। अब सबसे पहले हम बात करते हैं ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन की। ठीक है, ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें सब अरे जनरेट करना है, उसके अंदर फिर एलिमेंट देखना है कि कौन से एलिमेंट है जो सिर्फ एक ही सब अरे के अंदर आ रहे हैं, अलग अलग मतलब एक से ज़्यादा सब अरे के अंदर नहीं आ रहे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, स्लाइडिंग विंडो का यूज़ करेंगे, स्लाइडिंग विंडो का यूज़ करेंगे। मतलब कैसे, मान लो के साइज का सब अरे है, ठीक है, आई इनिशियली यहाँ पर हो जाएगा, जे जो है के -1 वाले पॉइंटर पे होगा। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक हम क्या करेंगे, ट्रेवर्स करेंगे, एक एल पॉइंटर ले लेंगे जो कि आई से लगाकर जे तक चलेगा, और हर हम क्या करेंगे, एक मैप यूज़ कर लेंगे।
जो कि क्या करेगा, सारी लिमिट्स का ट्रैक रखेगा, जैसे x y z इस तरीके से, ठीक है। और साथ ही साथ ये क्या करेगा, ये काउंट कर लेगा कि हाँ अभी इस सब अरे के अंदर ये लिमिट आ रहा है तो 1, जे जो है इस वाले सब अरे के अंदर एलिमेंट आ रहा है तो 1, इस तरीके से काउंट इंक्रीमेंट कर देगा। बट यहाँ पर हमारे पास इश्यू क्या है, यहाँ पर हमारे पास डुप्लीकेट एलिमेंट हो सकते हैं। तो मान लो एक केस ये भी हो सकता है, ठीक है। कौन सा केस, मैं यहाँ पर बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर क्या है, हमारे पास 0,0 है, यहाँ पर k = 2 है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, जो k की साइज है, वो किसके इक्वल है, मेरे n लेंथ की इक्वल है। अब यहाँ पर जब मैं i यहाँ पर है, j यहाँ पर है, और यहाँ से यहाँ तक मैं जब मतलब देखूंगा कौन कौन सी एलिमेंट इस सब के अंदर आ रहा है, तो इंक्रीमेंट 1 और इंक्रीमेंट 2, तो यहाँ पर मेरे मैप के अंदर जीरो की जो फ्रीक्वेंसी 2 हो गई। बट ये तो फ्रीक्वेंसी काउंट हुई ना, मेरा मतलब नंबर ऑफ सब अरेज थोड़ी काउंट हुए। तो इस केस में अगर हम देख रहे हैं, है ना, तो यहाँ पर तो मेरा -1 आंसर आ रहा है, बट ये रोंग है। यहाँ पर मेरा आंसर आना चाहिए क्या, 0। ऐसा क्यों, ये वाली डुप्लीकेट एलिमेंट है 0, बट आ तो सिर्फ 1 अरे के अंदर ही रहे ना, मतलब एक ही सब अरे के अंदर बन रहा है ना, अलग कोई दूसरा सब अरे नहीं बन रहा है। अगर जैसे कि 0,0 है, अब k = 2 है, ये पूरा का पूरा एक ही सब अरे है, अलग सब अरे नहीं है। मान लो कि अगर ऐसा होता है 0,0,0 है ना, और k = 2 होता, तो 0,0 एक सब अरे हो जाता, 0,0 एक सब अरे हो जाता। अब हम बोल सकते हैं कि 0 जो है 2 अलग अलग सब अरेज के अंदर आ रहा है, तो इस केस में -1 रिटर्न करते हैं। बट यहाँ पर तो जो हमारे अरे के साइज है वही k की साइज है, ठीक है। तो मतलब ये 0 सिर्फ और सिर्फ एक सब अरे के अंदर आ रहा है, तो इस केस में मेरा क्या होगा, 0 आंसर होगा। तो ये वाला केस हम क्या करेंगे, अलग से हैंडल कर लेंगे, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ साइड में लिख देता हूँ कि इफ मान लो कि मेरा k जो इक्वल टू n है, तो उस केस में क्या करूँगा, मतलब मेरी जो सब अरे की साइज है वो मेरे अरे की साइज है, दोनों इक्वल है, तो इस केस में क्या करूँगा, मैक्स एलिमेंट रिटर्न कर दूंगा, सिंपल, ठीक है। तो ये मेरा हो गया ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन। मैं क्या करूँगा, हर बार 2 पॉइंटर लेके एक स्लाइडिंग विंडो चलूँगा, और यहाँ से यहाँ तक सारे एलिमेंट्स यहाँ पर कह दूंगा कि ये एक सब अरे के अंदर आ गया, तो 1 + 1 + 1 + कर दूंगा। इस तरीके से मैं विंडो के अंदर जो भी एलिमेंट है बोल दूंगा कि ये इस सब अरे के अंदर आ चुका है, एक सब अरे काउंट कर लो, ठीक है। फिर लास्ट टाइम में क्या करूँगा, जिसकी फ्रीक्वेंसी 1 होगी उस केस में क्या कर दूंगा, मैक्सिमम लेके उसको रिटर्न कर दूंगा, ठीक है। अगर इसका कोड देखें तो int n = क्या हो जाएगा, nums.size, ठीक है। इफ k = क्या होगा, n, मतलब हमारा केस क्या था, ये बोल सकता हूँ एक एज केस है, ठीक है, एज केस है। तो k = n का मतलब क्या है कि अरे की साइज जो है वो k की इक्वल है, मतलब सब अरे की साइज जो n की इक्वल है। तो इस केस में मेरे को क्या करना है, मैक्स एलिमेंट रिटर्न करना है अरे का, मैक्स एलिमेंट ऑफ nums.begin to nums.end, सिंपल। बट मान लो कि k जो है ग्रेटर देन 1 है, और k जो है वो n की इक्वल नहीं है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, int i initially 0, j जो कहाँ होगा, k -1 पर, while j less than n, ठीक है। फॉर int l इनिशियली i से l लेस देन इक्वल टू k तक चलेगा, सॉरी j तक, एंड k प्लस प्लस, k नहीं यहाँ पर l आएगा। देन उसके बाद मैं क्या करूँगा, अनऑर्डर्ड मैप ले लूँगा, अनऑर्डर्ड मैप ऑफ int कॉमा int ऑफ mp ऑफ nums ऑफ l प्लस प्लस, देन i प्लस प्लस, j प्लस प्लस। अब मैं नेक्स्ट विंडो ले लूँगा, ठीक है, और यहाँ पर क्या कर लूँगा, int maxi = int min, या फिर मैं बोल सकता हूँ -1, ठीक है। फॉर int i initially 0, नहीं, ऑटो एड्रेस ऑफ IT इन np, हम क्या करें, अनऑर्डर्ड मैप के अंदर फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर बोल दूंगा कि जिसकी फ्रीक्वेंसी 1 हो, तो मैक्सी के अंदर अपडेट कर दो मैक्स एलिमेंट। देन उसके बाद क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे मैक्सी। अगर इसको रन करके देखूं, अभी इसमें -1 आ रहा है,
-1 क्यों आ रहा है यहाँ पर? अगर के जो इक्वल टू एन है, मतलब ये एच केस एक तरह से, ठीक है। आई इनिशियली 0, जे के -1 100 में पे, ओके। यहाँ पर आई आएगा ना कि 1 आएगा। सैंपल टेस्ट केसेस तो पास हो रहे हैं। अगर हिडन टेस्ट केसेस देखें वो भी सारे पास हो चुके हैं, ठीक है। बट अगर इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूँ तो यहाँ पर बिग ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पर लग रही है। बिग ऑफ एन टाइम्स हम स्लाइडिंग विंडो चला रहे हैं तो बिग ऑफ एन टाइम तो यहाँ पर लगेगी। उसके साथ ही साथ हमने ऑफ एन स्पेस ली है। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूँ, यहाँ पर टाइम कितना लग रहा है? बिग ऑफ एन प्लस बिग ऑफ एन, टोटल बिग ऑफ एन लग रहा है, ठीक है। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूँ अगर मैं यहाँ पर, तो सिर्फ और सिर्फ बिग ऑफ एन लग रहा है। तो क्या इसको फर्दर और ऑप्टिमाइज कर सकते हैं या कुछ और मतलब इसमें इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं? तो अगर हम नेक्स्ट अप्रोच देखें, ठीक है, अप्रोच नंबर सेकेंड, अप्रोच नंबर सेकेंड, या फिर यूँ बोल सकते हैं हम कुछ ऑब्जर्वेशन करेंगे। अब ऑब्जर्वेशन क्या करेंगे? अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो क्या बोल रहा है, हर एक एलिमेंट मिसिंग कब होगा? जब वो एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ एग्जैक्टली 1 सब अरे के अंदर आए। यही बात बोलिए, कोई एलिमेंट x मिसिंग कब होगा? जब वो एग्जैक्टली किसी एक सब अरे के अंदर आए सिर्फ, ठीक है। तो अगर आप कोई अरे लेते हो, मान लो कि ये अरे ABCDEF, ये कोई एलिमेंट है, तो हम श्योर हैं जो स्टार्टिंग एलिमेंट है और जो लास्ट एलिमेंट है ये हमेशा सिर्फ और सिर्फ एक सब अरे के अंदर ही आएंगे, एग्जैक्टली 1 सब अरे। अगर हम देखें ना तो जो स्टार्टिंग वाला एलिमेंट है अरे का और लास्ट वाला एलिमेंट है ये हमेशा सिर्फ और सिर्फ एक बार किसी भी सब अरे के अंदर आएंगे, कोई भी डुप्लीकेट बार नहीं आएगा, ठीक है। मान लो के की साइज अगर 1 है तो भी 1 साइज में देखें तो सारे चलो यूनिक आ रहे हैं। अगर के की साइज 2 लूँ तो मान लो ये फर्स्ट विंडो आ रही है, जब इसको अपन स्लाइड करेंगे, मतलब इसको आगे मूव करेंगे तो ये वाला विंडो इस तरीके से हो जाएगा, तो ये वाला एलिमेंट क्या हो गया, रिमूव हो गया। तो ये सिर्फ और सिर्फ 1 बार ही आ रहा है। भले के की साइज अगर तुम 3 बार रखोगे तो ये एक विंडो हो गई, फिर जब विंडो अगर स्लाइड करेगी तो ये वाला एलिमेंट फिर एक्सक्लूड हो जाएगा। तो मतलब ये जो एलिमेंट है सिर्फ और सिर्फ एक बार आ रहा है। कौन सा वाला? जो नम्स का फर्स्ट वाला एलिमेंट है वो। सेम अगर उसी तरीके से हम लास्ट वाला देखें, ठीक है, अगर लास्ट वाला एलिमेंट देखें कि भैया ये वाला कैसे आ रहा है। मान लो कि मेरी विंडो की साइज लास्ट में जैसे कि इनिशियली 3 है, तो फर्स्ट ये विंडो हो गई, देन ये विंडो हो गई, फिर ये विंडो हो गई। जैसे ही विंडो आई तो सिर्फ एक ही बन सकता है, एक ही बार ये इन्वॉल्व हो सकता है। जैसे ये आगे मूव करेगा आफ्टर बाउंड हो जाएगा। तो ये वाला एलिमेंट भी हर जब कौन सी भी साइज जो के की, ये सिर्फ एग्जैक्टली 1 बार किसी एक सब अरे के अंदर पार्टिसिपेट करेगा। कौन सा वाला एलिमेंट? जो अरे का बिगिन वाला एलिमेंट है, जो अरे का बिगिन वाला एलिमेंट है और जो एंड वाला एलिमेंट है, ये दोनों सिर्फ और सिर्फ एक ही सब अरे के अंदर पार्टिसिपेट्स करेंगे, ठीक है। और दूसरा अगर हम ऑब्जर्वेशन देखें, ये हमारा ऑब्जर्वेशन फर्स्ट था, ठीक है। अगर ऑब्जर्वेशन सेकंड देखें, ठीक है, अगर कुछ और ऑब्जर्वेशन देखिए इसके अंदर, केस सेकंड, कि मान लो कि के की साइज जो इक्वल टू एन है, जो कि मैंने ऑलरेडी इसमें बता दिया था, एच के सही है एक तरह से, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ था? इस केस में हम क्या कर रहे थे, जो भी मेरा अरे का मैक्स एलिमेंट है वो रिटर्न कर रहे थे, वही मेरा आंसर था। मैंने एग्जांपल से समझा था कि 0,0 मान लो ये है, के इज इक्वल टू 2 है, ठीक है। इस केस में जो है 0, भले ये डुप्लीकेट एलिमेंट बट ये सिर्फ और सिर्फ एक ही अरे के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसलिए मेरा इसमें क्या आंसर आ रहा था, 0 आंसर आ रहा था। मतलब अगर ऐसा कोई केस है कि के जो इक्वल टू मेरे साइज के अरे की साइज के इक्वल है, तो इस केस में मेरे को क्या करना है, मैक्सिमम एलिमेंट रिटर्न करना है, ठीक है। अब ऑब्जर्वेशन, अगर केस थर्ड की बात करूँ, एक और ऑब्जर्वेशन है क्या, कि मान लो के इक्वल टू 1 है, सिर्फ 1 साइज का सब अरे, तो क्या भैया इसमें भी हम मैक्स एलिमेंट रिटर्न कर देंगे, क्योंकि सब साइज अरे 1 है तो सब एक ही बार आएंगे? नहीं। क्यों? ऐसा क्यों? ये वाला काम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि हमारे अरे के अंदर क्या है, डुप्लीकेट एलिमेंट्स है, ठीक है। हमारे अरे के अंदर क्या है, डुप्लीकेट एलिमेंट है। तो उस केस में यहाँ पर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, एक
फ्रीक्वेंसी मैप ले लेंगे, या फिर फ्रीक्वेंसी मैप ले लेंगे अगर हम कांस्टेंट भी देखें अगर, ठीक है, तो उस कांस्टेंट के अंदर भी जो नम्स की साइज है 50 तक जा सकते हैं और एलिमेंट भी 50 तक हो सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, वेक्टर ले लेंगे, क्योंकि हमारा कांस्टेंट जो है एन जो लेस देन इक्वल टू 50 तक हो सकता है, और जो अरे का एलिमेंट है ए ऑफ आई वो भी लेस देन इक्वल टू 50 तक, मतलब 0 से लगाकर 50 तक होगा। तो हम क्या करेंगे, सबकी फ्रीक्वेंसी काउंट कर लेंगे। मान लो कुछ सबकी फ्रीक्वेंसी कुछ एक्स वाई जेड ऐसे कुछ आई है, ठीक है, और फिर हम देख लेंगे, हम क्या करेंगे, राइट टू लेफ्ट देखेंगे, किस एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1 है, वो वाला रिटर्न कर देंगे, क्योंकि हमें मैक्सिमम चाहिए। तो जो भी फर्स्ट एलिमेंट होगा लास्ट से, मतलब राइट से लेफ्ट, जिसकी भी फ्रीक्वेंसी 1 होगी वो क्या होगा, वही मेरा आंसर होगा। अगर मान लो ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जिसकी फ्रीक्वेंसी 1 हो, तो इस केस में हम रिटर्न -1 कर देंगे। समझ में आया, ठीक है। तो अगर मैं जो हमारे लास्ट एल्गो बताऊं, ऑब्जर्वेशन बताऊं, तो केस फर्स्ट ये है कि मान लो k इक्वल टू 1 है, ऐसा कुछ मान लो कि k इक्वल टू 1 है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी काउंट कर लेंगे, देन देख लेंगे जिसकी फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1 है, उस केस में वो क्या हो जाएगा, x एलिमेंट मेरा आंसर हो जाएगा, अदरवाइज -1 कर देंगे। केस सेकंड क्या है कि मान लो भैया k इक्वल टू n है, मतलब अरे की साइज और k की साइज इक्वल है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में जो भी मेरा मैक्स एलिमेंट होगा अरे का, वही मेरा आंसर होगा, ठीक है। केस 3 क्या है, केस 3 ये है कि भैया मान लो कि मेरी भैया मान लो k जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, लेस देन इक्वल टू n है, बट हमें पता है कि जो अरे का जो बिगिन वाला एलिमेंट है और अरे का जो एंड वाला एलिमेंट है, ये ही सिर्फ और सिर्फ किस एक ही सब अरे के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे। तो मैं क्या करूँगा, इनकी फ्रीक्वेंसी देख लूँगा कि इसकी फ्रीक्वेंसी जो इक्वल टू 1 है, हाँ है, तो मैक्स के अंदर मैं इसको अपडेट कर लूँगा। सेम उसी तरीके से देख लूँगा एंड की फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1 है, हाँ है, तो इसको भी मैं क्या करूँगा, अपने मैक्स एलिमेंट के अंदर अपडेट कर दूंगा, और लास्ट में क्या करूँगा, जो भी मेरा मैक्स है वो रिटर्न कर दूंगा, रिटर्न मैक्स, यही मेरा आंसर होगा। तो सिर्फ और सिर्फ 3 केसेस हो रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूँ, तो यहाँ पर भी बिग ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगेगी, क्यों, हम मैक्स एलिमेंट फाइंड कर रहे हैं एक तो, ठीक है, हर बार मैक्स एलिमेंट फाइंड कर रहे हैं, देन उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी काउंट करेंगे, ठीक है, उसके लिए भी बिग ऑफ एन, तो ओवरऑल बिग ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लग जाएगी। बट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूँ तो बिग ऑफ 50 ही हो रही है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, वेक्टर का यूज कर रहे हैं जिसकी साइज 0 से 50 तक हो सकती है, कांस्टेंट साइज, और कांस्टेंट साइज है यानी कि बिग ऑफ 1 स्पेस। समझ में आया, हमने कितना इंप्रूवमेंट किया, ओके। अब हम कोडिंग वाले पार्ट के अंदर देखते हैं। तो यहाँ पर n है, ठीक है, जब k इक्वल टू n है तो हम ये करेंगे, अदरवाइज हम क्या करेंगे, दूसरा वाला केस देखेंगे। यहाँ से मैं सबको इरेज कर देता हूँ। यहाँ पर केस कौन सा आ जाएगा, केस 2 मान लो, जो भी है क्या है, k इक्वल टू 1 हो, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, एक वेक्टर ले लूँगा और फ्रीक्वेंसी जिसकी साइज क्या होगी 51, टोटल 50 एलिमेंट्स हो सकते हैं, सबकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 0 होगी, फॉर इंट आई इनिशियल 0, आई लेस देन n एंड आई प्लस प्लस, सो फ्रीक्वेंसी ऑफ नम्स ऑफ आई प्लस प्लस, सिंपल। अब मैं देख लूँगा k इक्वल टू 1 है, हाँ है, तो इस केस में क्या करूँगा, टेम्प इज इक्वल टू -1, मैं चेक कर लूँगा, फॉर इंट आई इनिशियल 0, आई लेस देन n, n भी नहीं, आई लेस देन इक्वल टू 50, बट हमें मैक्सिमम चाहिए ना, तो हम 50 से स्टार्ट करेंगे, आई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और आई माइनस माइनस टेम्प, या फिर हम डायरेक्ट इसको रिटर्न कर सकते हैं। कैसे, मान लो कि इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ आई इक्वल टू 1 है, मतलब यही जो भी इंडेक्स है यही मेरा आंसर है, अदरवाइज रिटर्न -1। बट मान लो k इक्वल टू 1 नहीं है, ठीक है, k जो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है और लेस देन n हो सकता है, ठीक है, तो इस केस में सिर्फ 2 पॉसिबिलिटीज है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर टेम्प इज इक्वल टू -1, इफ मान लो फ्रीक्वेंसी ऑफ नम्स ऑफ बिगिन, जो अरे का बिगिन वाला एलिमेंट है उसको चेक कर रहा हूँ, उसकी फ्रीक्वेंसी 1 है, ठीक है, तो उस केस में मैंने टेम्प वाले वेरिएबल को अपडेट कर दूंगा, टेम्प और
nums ऑफ 0। सेम उसी तरीके से मैं देख लूँगा इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ लास्ट एलिमेंट मेरा रहेगा, एंड वाला एलिमेंट, उसकी फ्रीक्वेंसी भी अगर 1 आ रहा है तो मैं क्या करूँगा, अपने टेम्प वाले वेरिएबल को अपडेट कर दूंगा। और लास्ट में हम क्या करेंगे, जो भी टेम्प है उसको रिटर्न कर देंगे। ठीक है, तो ये मेरा फर्स्ट केस था, ये मेरा सेकंड केस था k इक्वल टू 1, और जो ग्रेटर देन 1 था वो क्या है, ये वाला थर्ड केस है। ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ केस थर्ड। अगर इसको रन करके देखूं, सैंपल टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं। अगर इसको सबमिट करके देखूं तो हिडन टेस्ट केसेस भी सारे पास हो चुके हैं। और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओवरऑल कितनी है, बिग ऑफ एन, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ 1। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ 1 क्यों हो रही है, क्योंकि हमने कांस्टेंट टाइम कांस्टेंट स्पेस यूज किया है इसलिए। ठीक है, अगर वीडियो से थोड़ी बहुत भी हेल्प हुई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू।